Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we have covered our 3 units till now of Master Cadre Science syllabus, and in this particular series we are going to start our 4th unit, that is electricity and magnetism. And I am hoping that you have prepared your 3 units very well till now. So what actually in our today's lecture, so if you'll see the syllabus of Master Cadre Science, you'll get to know that electricity and magnetism is further divided into 4 parts. So first part is calculus of vectors. So this is a topic that you'll get from B.sc 1 physics book, that is electricity and magnetism, and it basically includes information about the gradient, divergence and curl and their significances, or I can say fundamental theorems of gradient and divergence or curl. So before starting our lecture, make sure that you have subscribed to channel and press the bell icon as well to get the notification from any further upload. Okay, so let's start. So our first topic is scalar field under calculus of vector. So what actually a scalar field is? So नाम से ही clear है, scalar mean वो field जिसका सिर्फ magnitude होगा, direction नहीं होगी. So by definition if we'll go, so a scalar field is a quantity which is continuous and has unique value at every point in a certain region of space. तो मतलब continuous होगी और एक unique value होगी एक at certain region in a space. और अगर मैं बात करूँ कि इसे represent कैसे किया जाता है, तो इसे represent किया जाता है by level lines. So अगर मैं example लूँ तो temperature, density, air density या फिर electric potential. तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की बात करूँ तो हमने उसके बारे में पढ़ना है आगे, तो वो भी एक स्केलर फील्ड होती है और इट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कि हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के एक्सिस कौन से हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा स्केलर फील्ड. मतलब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या नेगेटिव, तो उसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा वैल्यू आएगी स्केलर फील्ड की. सो अगर एग्जांपल की बात करूं तो टेम्परेचर इज़ अ स्केलर फील्ड. सो दिस इज़ वर्ड मैप. इस पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दूं किसी भी रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन लाइंस को मैं लेवल लाइंस बोलूँगी. तो ये है हमारा टॉरिड जोन, ये टेम्परेट जोन एंड दिस इज़ फ्रिजिड जोन. तो मतलब ये तीनों जोन्स जो हैं ये टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, अगर गर्म, ठंडा या फिर मॉडरेट रीजन है तो यू कैन सी यहाँ पे कि अगर हमारा ये जो रीजन है इसकी भी कोई भी डायरेक्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ टू साउथ है या फिर ईस्ट टू वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में एक वैल्यू दी होगी टेम्परेचर की, हाँ इस वैल्यू पे ये जो हमारा टेम्परेचर है इतना है. या फिर अगर मैं ऊपर चली जाऊँ नॉर्थ पोल की तरफ, तो वहाँ पे कोई और वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी, मतलब ठंडा इलाका है. सो तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर एज अ स्केलर फील्ड वेरी कर रहा है, नॉट एज अ वेक्टर फील्ड. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड. ओके, तो सिमिलरली अगर मैं वेक्टर फील्ड की बात करूं तो वेक्टर फील्ड कौन सी फील्ड होगी जिसका पर्टिकुलर वैल्यू भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी. सो इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्सेस या फिर विंड या फिर एक लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, वेक्टर फील्ड्स की. मीन कॉन्टीन्यूस तो है, यूनिक वैल्यू भी है, बट एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होगी अदर देन यूनिक वैल्यू एंड कॉन्टीन्यूटी. सो एग्जांपल्स ये हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, लिक्विड एंड फ्लोइंग लिक्विड एंड विंड, और दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस. तो आप एक बात याद रखो, लेवल लाइंस और फील्ड लाइंस में क्या फ़र्क है. लेवल लाइंस जैसे एक लेवल मैंने बता दिया कि इस लेवल पे, इस सभी लेवल पे हमारा टेम्परेचर इतना है, या फिर हमारा जो है डेंसिटी है एयर की, वो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी. सो सिमिलरली अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करूँ, तो अगर मैं किसी चीज़ को फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू तो होगी और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगी. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ विंड करंट ऑफ द वर्ल्ड. सो अगर मैं एक पर्टिकुलर जगह पे बात करूँ, सो इफ़ आई टॉक अबाउट एट दिस एरिया, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन भी गिवन है अदर दैन मैग्नीट्यूड. सो सारे मतलब जगह पे आप देखो तो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है, कहीं पे नॉर्थ टू साउथ है, कहीं पे वेस्ट टू ईस्ट है, कहीं पे ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड गिवन है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड. तो आई होप आपको स्केलर फील्ड और अब वेक्टर फील्ड में दोनों में क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वेक्टर फील्ड कौन कौन सी हैं और स्केलर फील्ड कौन कौन सी हैं. ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर्स.
ऑपरेटर्स जो हैं हमारे दो तरह के हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक डेल ऑपरेटर, एक लेप्लेसियन ऑपरेटर है। सो जो डेल ऑपरेटर है उसी का ही अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, 2 टाइम्स कर दूँ, तो वो लेप्लेसियन ऑपरेटर बन जाता है। सो डेल ऑपरेटर को हम बाय नेबुला से भी जानते हैं, इसे हम नेबुला भी कहते हैं, और इट इज़ अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो अगर मैं डेल की बात करूँ तो डेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई करली अपॉन करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस के करली अपॉन करली जेड। और सिमिलरली अगर मैं 2 टाइम्स कर दूँ तो आई कैप करली अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली अपॉन करली जेड। सिमिलरली अगर मैं इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई वाली टर्म्स बचेंगी, जैसे आई डॉट आई करली अपॉन करली एक्स तो प्लस आई डॉट जे करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई। तो आई डॉट जे तो ज़ीरो के इक्वल हो गया, तो सिर्फ वही वैल्यूज़ बचेंगी जिसमें आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के होगा। तो वो वैल्यू कौन कौन सी होंगी, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया लैप्लेसियन ऑपरेटर। सो दिस इज द कोर ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है डाइवर्जेंस कौन सा है, कर्ल कौन सा है, तो एक बात याद रख लो, डी फॉर डॉट और डी फॉर डाइवर्जेंस और सी फॉर कर्ल और सी फॉर क्रॉस। ओके, तो ऐसे को रिलेट करने में इजी हो जाएगा। और अगर ग्रेडियंट है तो उसमें ना डॉट है और ना ही क्रॉस है। तो ग्रेडियंट सिंपल डेल ऑपरेटर के साथ एक हमारा जो है वेक्टर फील्ड। तो डेल वी दैट इज ग्रेडियंट वी इज आर वेक्टर, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं बात करूँ डाइवर्जेंस ऑफ वी, तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैं कर्ल की बात करूँ तो इट इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज़ें याद में रखने वाली हैं। सो अगर मैं इसके आगे बात करूँ ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड की या ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ग्रेडियंट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ v, that is our vector field, and is directed along the direction of maximum rate of change of v, which is our field. So if I talk about the derivation, तो derivation में कुछ ऐसा है नहीं, बस यही है कि डाइवर्जेंस जो है वो इक्वल है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फील्ड। अगर मैं किसी डाइवर्जेंस किसी फील्ड की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मैंने वी फील्ड ली हुई है। अगर मैं वी फील्ड की बात करूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ वी क्या होगी, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वी। तो अगर यही बात मैं डेरिवेशन की बजाय अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, विच मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट इक्वल हाइट्स। मतलब डेंसिटी ऑफ एयर और अर्थ सरफेस से अगर मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल हाइट पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डेंसिटी सेम होगी। तो अगर मैं अबव द सरफेस जाऊँ तो जो डेंसिटी है वो विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, क्योंकि जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है इसकी पोजीशन पे, मैंने किस पॉइंट पे डेंसिटी को कंसीडर किया है। So if I take A as a point in the space and x, y, z as its coordinates, so if I'll take partial derivative of d, that is our density, with respect to x, y and z, तो ये क्या आएगी, curly d upon curly x with respect to x axis, similarly curly d upon curly y and curly d upon curly z with respect to y and z axis respectively. And if I add all of these quantities using vector sum, तो हमें ये वाला जो है रिजल्ट मिलेगा। तो इट विल गिव अस अ डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, resultant vector can say, that is dv, and magnitude of this vector, which is dv, gives us the maximum rate at which the density of our air increases. So direction of this vector indicates the direction at which the density is increasing. सो मतलब हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया और उसकी डायरेक्शन भी मिल गई, किस डायरेक्शन में जो हमारा डेंसिटी ऑफ एयर है इज़ इंक्रीजिंग एट इट्स मैक्सिमम रेट। ओके, और हमें ये रिलेशन मिला है दैट इज़ डी वी। तो ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। अगर मैं किसी और यूनिट की बात करूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट एनी अदर क्वांटिटी अदर देन डेंसिटी ऑफ एयर, तो हमें उसका ग्रेडियंट मिल जाएगा। ओके, तो सिमिलरली ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड।
ओके, तो आई होप आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअली ग्रेडियंट इज। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस एक्चुअल में क्या है? The outward flux, net outward flux of a vector field A vector through a box of small volume. So एक ये जो बॉक्स में बात कर रही हूँ, तो ये सारा किसी रीजन का रिलेशन नहीं है, ये एक पॉइंट रिलेशन है। डाइवर्जेंस भी, कर्ल भी और ग्रेडियंट भी, ये ऑल दीज आर अ पॉइंट रिलेशन, नॉट रीजन रिलेशन, नॉट वॉल्यूम रिलेशन। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल डॉट वी वेक्टर। सो अगर डेल डॉट वी वेक्टर इज जीरो है, मतलब वहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस नहीं हो रही। डाइवर्जेंस मतलब कोई नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बात हो रही थी, कोई फ्लक्स का फ्लो नहीं है आउटवर्ड या ना इनवर्ड है। मतलब अगर फ्लक्स का फ्लो आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं है तो उसे मैं क्या बोलूँगी, सोलेनॉइडल। तो अगर मैं डिक्शनरी मीन की बात करूँ वर्ड सोलेनॉइडल की, तो इट मीन्स अ सिलेंड्रिकल रीजन। ओके, सो सिलेंड्रिकल रीजन है मतलब जो नेट फ्लक्स है जो इनवर्ड है उतनी ही आउटवर्ड है, और नेट फ्लक्स क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर ये फ्लक्स ज़ीरो हो रही है तो कहीं किसी पॉइंट पे नेगेटिव भी होगी और किसी पॉइंट पे पॉजिटिव भी होगी। तो नेगेटिव किस पॉइंट पे होगी, जहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स ज़्यादा है रादर देन आउटवर्ड फ्लक्स, और पॉजिटिव कहाँ पे होगी, जहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स इज ग्रेटर देन द इनवर्ड फ्लक्स। तो जहाँ पे डाइवर्जेंस पॉजिटिव है उसे हम बोलेंगे सोर्स, मतलब जो बाहर निकल रही है फ्लक्स, जो मतलब फ्लक्स का फ्लो आउटवर्ड है वो ग्रेटर है, मतलब वो एज अ सोर्स एक्ट करेगी। और जहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स ज़्यादा है और डाइवर्जेंस नेगेटिव है, वो एज अ सिंक एक्ट करेगी, मतलब वो सभी चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो नेगेटिव फ्लक्स की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है दैट इज़ ब्लैक होल, मतलब सभी चीज़ों को वो सिंक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ब्लैक होल है, वो उसमें डाइवर्जेंस क्या है, नेगेटिव। और अगर मैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करूँ तो दैट कैन बी अ वाटर टैप। सो ये जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ दैट इज़ ऑफ किचन सिंक। हमारी किचन सिंक में जो एक टैप होती है और एक सिंक होती है, और कुछ पानी जो इकट्ठा हुआ होता है, जो ना जिसमें जो फ्लक्स फ्लो है ना आउटवर्ड होता है और ना इनवर्ड होता है। इन तीनों का एग्जांपल लेके मैं समझा रही हूँ। मतलब जो टैप में से पानी आ रहा है उसमें जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है दैट इज़ ग्रेटर, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात। और जो सिंक है वो सभी चीज़ों को अपने अंदर मतलब अब्जॉर्ब करने की, डाइवर्ज करने की कोशिश कर रही है, तो उसे क्या बोलूँगी मैं, नेगेटिव डाइवर्जेंस। मतलब जो नेट फ्लक्स का फ्लो है उसमें इनवर्ड फ्लो इज़ ग्रेटर दैन आउटवर्ड फ्लो। और ये जो बाकी रीजन है जिसमें ना आउटवर्ड है ना इनवर्ड है, जो पानी एक्यूमुलेट हो जाता है सिंक में, वहाँ पे जो इनवर्ड फ्लो है और आउटवर्ड फ्लो है वो दोनों इक्वल है, मतलब जितना पानी सिंक के अंदर जा रहा है उतना ही ऊपर टैप में से सिंक में गिर रहा है, तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, आउटवर्ड फ्लक्स भी और इनवर्ड फ्लक्स भी। तो वहाँ पे जो हमारी डाइवर्जेंस है दैट इज़ ज़ीरो, तो वहाँ पे कौन सी फील्ड जनरेट होगी, दैट इज़ सोलेनॉइडल फील्ड। आई होप डाइवर्जेंस इज क्लियर टू यू। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, तो कर्ल क्या है, कर्ल सी फॉर, तो ये कभी मत भूलना अभी कर्ल और डाइवर्जेंस में जो कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो अगर कर्ल ज़ीरो है तो कर्ल की बेसिकली बात होती है रोटेशन पे। ओके, कितनी रोटेशन हो रही है उसे हम बोलते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कितनी वेक्टर फील्ड की रोटेशन है या रोटेशन नहीं है। तो इट इज़ मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया एज दैट एरिया इज टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब वो जो एरिया वो टेंड कर रहा है ज़ीरो को, तो मतलब फिर वही बात आ गई कि ये पॉइंट रिलेशन है, ये रीजन का रिलेशन नहीं है, ये वॉल्यूम का रिलेशन नहीं है। और नेक्स्ट बात आ गई, अगर कर्ल ज़ीरो होता है तो कर्ल मैंने अभी क्या बताया, सर्कुलेशन। तो अगर सर्कुलेशन किसी फील्ड की ज़ीरो होती है तो हम उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो सर्कुलेशन क्या है, तो अगर आपको याद हो तो +1 में हमने सभी ने एक एग्जांपल पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो उसमें हमें बताते थे कि अगर मैं स्टेप्स के थ्रू अगर मैं किसी फ्लोर पर जाती हूँ, अगर फर्स्ट फ्लोर पर मैं बाय स्टेप्स जाती हूँ या बाय लिफ्ट जाती हूँ, तो जितना मैं वर्क डन कर रही हूँ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अगर मैं लिफ्ट जा रही हूँ या स्टेप्स के थ्रू जा रही हूँ तो वो डिपेंड नहीं कर रहा किस पाथ के थ्रू मैं जा रही हूँ। तो मतलब क्या है, इसमें जो फील्ड है हमारी ग्रेविटेशनल वो कंजर्वेटिव फील्ड का रोल प्ले कर,
कर रही है, मतलब सर्कुलेशन जो है हमारी ज़ीरो है। तो ये कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल और फॉर अ कर्ल और कैन ऑल्सो बी टेकन एज एग्जाम्पल फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर मैं आपको ये क्लियर हो गया कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट, तो अगर मैं बात करूँ कर्ल, दैट इज सी फॉर कर्ल और सी फॉर क्रॉस। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ यहाँ पे, तो अगर मैंने ये जो फर्स्ट लिखा है दैट इज, ऐसा नहीं लिखना, ये तो डाइवर्जेंस वाले केस में होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है प्रॉपर। आई जे के करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई करली अपॉन करली जेड, वी एक्स वी वाई और वी जेड, और इसको जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको कर्ल का पता चल गया होगा। ऐसे पेपर में कई बार एग्जाम्पल आ जाती है, कुछ पूछ लेते हैं जैसे एफ 2x+3y+6z, तो ये पूछ लेंगे कि ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं। तो फिर हमें उसका कर्ल सॉल्व करके बताना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। अगर वो ज़ीरो आता है तो बताना है कि हाँ भाई ये कंजर्वेटिव है, अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर ये नॉन कंजर्वेटिव है। अब आगे ये जो एग्जाम्पल है, मैंने ये एक रिवर कंसीडर करी है, ठीक है। तो अगर मैं रिवर कंसीडर कर रही हूँ तो फ्लो रिवर का इस डायरेक्शन में है, और मैंने 3 वुडन लॉग्स कंसीडर करे हैं। तो ये एक वुडन लॉग रखा है, एक वुडन लॉग यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कर्ल क्या है, कर्ल सिमिलरली एक पॉइंट रिलेशन है। इफ़ देयर एग्जिस्ट रोटेटिंग इफेक्ट, याद रखना रोटेटिंग इफेक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कर्ल ज़ीरो नहीं होगा। कर्ल का मतलब क्या है, रोटेशन, सर्कुलेशन, मतलब रोटेशन हो रही है, तो वहाँ पे उसे हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई कर्ल जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं है। और अगर कर्ल ज़ीरो हो गया तो उसका क्या मतलब है कि रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है। ये बात याद रखना, रोटेटिंग इफेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ो कर्ल को। मतलब जैसे हमने पढ़ा पहले रोटेशनल फील्ड, इरोटेशनल फील्ड, तो ये जो वर्ड हैं फ्रॉम वेयर दीज वर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस, वही कि रोटेशन मतलब रोटेशनल, रोटेशन हो रही है या नहीं। रोटेशन मतलब घुमाव जो है लॉग में, वुडन लॉग में आ रहा है या नहीं। अगर रिवर में ये जो मैंने रिवर कंसीडर करी है, तो अगर मैंने ये जो वुडन लॉग कंसीडर करा है, अगर ये आफ्टर मैं 5 सेकेंड देखती हूँ तो इट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय फ्यू डिस्टेंस। तो अगर ये थोड़ा सा आगे को मतलब चला गया विदाउट एनी रोटेटिंग इफेक्ट, मतलब यहाँ पे आ गया, तो इसका कर्ल क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है। और अगर मैं बाकी दो मतलब केसेस की बात करूँ, दिस एंड दिस, इन दोनों केसेस में रोटेटिंग इफेक्ट आएगा। यहाँ पे रोटेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो रोटेटिंग इफेक्ट है, अगर मैं 5 सेकंड के बाद देखूँ तो वुडन लॉग विल बी लाइक टिल्टेड, इन टिल्टेड शेप होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर 5 सेकंड ये ऐसे कुछ इस मतलब जैसे वर्लपूल्स होते हैं वैसे कुछ रोटेट कर गया होगा। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पे रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे कर्ल ज़ीरो नहीं होगा, मतलब वहाँ पे रोटेशन ज़ीरो नहीं होगी। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कर्ल इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वहाँ पे कर्ल क्या होगा, मतलब रोटेटिंग इफेक्ट नहीं है, मतलब कर्ल ज़ीरो है, मतलब रोटेटिंग इफेक्ट ज़ीरो है, मतलब वो फील्ड क्या है, इरोटेशनल। तो ये बात याद रखना, इरोटेशनल फील्ड क्या है, कर्ल ज़ीरो है, मतलब सोलेनोइडल फील्ड क्या है, डाइवर्जेंस ज़ीरो है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल रिलेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ये मैंने कुछ रिलेशन लिख रखे हैं। अगर आपको इनको प्रूव करना होगा तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करके आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। और जो दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड विल ऑलवेज बी ज़ीरो। Similarly, curl of gradient of any scalar field will always be zero। तो अगर आप इनको प्रूव करके देखना चाहते हो तो देख लेना, ये हमेशा के लिए मतलब यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके, तो ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है 3 फील्ड्स के नाम, लेमेलर फील्ड, सोलेनोइडल फील्ड और इरोटेशनल फील्ड, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, तो मैं उनको एक एग्जाम्पल लेकर बता देती हूँ। सो अगर a इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वेयर माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो अगर मैं इनको बोलूँ कि आप डाइवर्जेंस निकाल के बताओ, मतलब ये सोलेनोइडल है या नहीं, तो आप अगर इसका डाइवर्जेंस निकालोगे डेल डॉट ए वेक्टर, तो इट विल बी ज़ीरो, मतलब ये सोलेनोइडल फील्ड है। सिमिलरली अगर किसी और फील्ड की अगर बात करोगे, कोई और एग्जांपल लेके देखना, तो चलो ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनको बताओ कि ये इरोटेशनल और सोलेनोइडल हैं या नहीं है। तो मतलब हैं तो भी बताओ कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं है तो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके,
और हमारी थर्ड फील्ड है दैट इज लेमिलर वेक्टर फील्ड. सो लेमिलर वेक्टर फील्ड इज अ फील्ड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड. ओके, तो अगर आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो तो अगर कोई भी फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन दैट इज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, तो उसे हम बोलेंगे लेमिलर वेक्टर फील्ड. तो ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, लेमिलर, सोलेनॉइडल और इरोटेशनल. तो इनके बारे में सीधा ही कोई बारी न्यूमेरिकल आ जाता है 1 मार्क्स में, तो वो भी ध्यान में रखना. सो तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इन कैलकुलस ऑफ वेक्टर में दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम. सो दैट इज़ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. जो फर्स्ट थ्योरम है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है. तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में बेसिकली जो सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल का, वो वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ रिलेशन बताया गया है. ओके, सो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी थ्योरम है जिसमें सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ रिलेशन है. या फिर नेक्स्ट थ्योरम हमारी जो है स्टोक्स थ्योरम, उसमें ऐसा है कि लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल के साथ रिलेशन है. तो ऐसे डायरेक्ट भी कई बार पूछ लेते हैं. तो अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ूँ तो इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो वही सरफेस जो उस वॉल्यूम को इनक्लोज करता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. तो ये जो रिलेशन है दैट इज सरफेस इंटीग्रल ओवर ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर वॉल्यूम डी वी. तो ये डी वी जो वॉल्यूम है ये इसी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड वॉल्यूम है. ओके, क्योंकि पूरी डेरिवेशन तो पूछने से रहे, पूरी डेरिवेशन तो ऑफ कोर्स हमारे एग्ज़ाम का पार्ट ही नहीं है. तो हमें समझ होनी चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेशन किस किस के बीच में है और ये क्या एक्सप्लेन करता है. ठीक है, सो सिमिलरली अगर मैं स्टोक्स थ्योरम की बात करूँ तो ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच का रिलेशन है एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कर्ल एज वेल. तो इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व. अब कर्व की बात आ रही है, याद रखना, लाइन इंटीग्रल की, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए ओवर अ ओपन सरफेस बाउंडेड बाय कर्व सी. अब सरफेस है ऐसा कोई करके, इसका जो ऊपर वाला जो लाइन इंटीग्रल है, इसकी जो बाउंड्री है उसको इनक्लोज, उसने किसको इनक्लोज करा है, जिस सरफेस को. इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं. और लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड ओवर सरफेस डी एस. तो आप समझ जाओ कि ये मतलब कैसा रिलेशन है लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल का. और जो हमारा फर्स्ट था दैट इज सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल. सरफेस इंटीग्रल वाज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल. ओके, सो अगर मैं ग्रीन्स थ्योरम की बात करूँ तो यही हमारा थ्योरम आती है जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे होते हैं. तो इसमें क्या कहा गया है, इफ़ एस इज़ अ क्लोज्ड रीजन in xy plane bounded by simple closed curves c and m and n are continuous function of x and y having continuous derivative in s, then line integral of m dx over a closed curve c plus n dy is equal to surface integral of partial derivative of curly n minus partial derivative of n m dx dy. तो वेयर सी इज ट्रांसवर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ग्रीन थ्योरम एक स्पेशल केस ही है स्टोक्स थ्योरम का. तो इन तीनों फंडामेंटल थ्योरम्स की अगर आपको पूरी पूरी डेरिवेशन करनी है आप वो भी कर सकते हो, आपको B.sc की बुक में मिल जाएगी. लेकिन डेरिवेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. हमको सिर्फ समझ होनी चाहिए कि रिलेशन किस किस के बीच में है, कौन किसका स्पेशल केस है, कौन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कितने कहाँ पे कर्ल यूज़ हो रहा है, कहाँ पे डाइवर्जेंस यूज़ हो रही है. तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं. या फिर ये थ्योरम किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पूरी पूरी डेरिवेशन करने नहीं बैठ जाना. तो यही है हमारे के फर्स्ट पार्ट में दैट इज़ कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस में.
तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ बार बार वीडियो देखने से अच्छा है एक बारी पढ़ते टाइम एक बारी कॉपी पे साथ साथ नोट करते रहो, नोट्स बना लो और यही बाद में पढ़ना, क्योंकि बार बार वीडियो देखना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू रखो। एग्ज़ाम आ ही जाना है 1-2 मंथ में, तो फिर मत कहना कि बताया नहीं। और ये आज का लास्ट सम है, इसमें आपने बताना है डाइवर्जेंस A B C इनमें से किस में पॉजिटिव, किस में नेगेटिव और किस में ज़ीरो है। और अगर ज़ीरो है तो उसे हम बोलेंगे सोलेनॉइडल फील्ड। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।